इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.1 का बेसिक, जिसमें आप सीखेंगे बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, देखो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ यहाँ पर, और आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलें, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। बेसिक ज़रूरी है आपको बताने के लिए, और आपको सीखना भी चाहिए बेसिक, क्योंकि आपको ये ना आना चाहिए कि चैप्टर जब रिवाइज किया जाता है, जब किया जाता है तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। यानी आप मैंने लिख दिया यहाँ पर, और आप एक अच्छी सी कॉपी बनाएंगे, बढ़िया साफ सुथरी सी, और उसमें आप पॉइंट नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। ये कह रहा है कि घातों के अनुसार चर पदों पर बनने वाले बहुपद। ये हमारी एक सब हेडिंग है, जिसे हम बता सकते हैं रैखिक बहुपद क्या हो सकता है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, और एन बहुपद क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रैखिक क्या होता है। तो रैखिक, सबसे पहले हमारी हेडिंग है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? किसी एक चर की अधिकतम घात। मैं क्या कह रहा हूँ, आप चर अचर जानते हो, यानी आप बोल सकते हो चर होता है हमारा क्या, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। आप इस तरीके से ये चर पद होते हैं। क्या होते हैं ये? चर पद होते हैं। अचर क्या होते हैं हमारे? अचर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यानी आप कह सकते हैं जो गिनती, जो काउंटिंग होती है, उसे तुम क्या बोलते हो? अचर पद, यानी नॉन वेरिएबल। ये वेरिएबल होते हैं, ये नॉन वेरिएबल होते हैं, यानी चर अचर। अब यहाँ पर आपको ये सीखना है कि रैखिक बहुपद क्या है। देखो, किसी, मैंने यहाँ पर बोला है कि किसी एक चर की अधिकतम घात एक हो। कितनी हो? एक हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे समझो, यहाँ पर मैंने लिख दिया x+2, y+3, 3y, 4z, 3-2x। आप कई भी लिख सकते हैं, कई बहुपद लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं, ये फिक्स नहीं है, आप और भी लिख सकते हैं। ईटीसी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर बेटा आपको बता दूं, इनकी घात, अधिकतम घात कितनी है, ध्यान से देखो। x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आप कह सकते हो तो ये कौन सा है, ये कौन से दे रखे हैं आपको? रैखिक बहुपद दे रखे हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आगे हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है हमारा किसी एक चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप द्विघात बहुपद पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको अधिकतम घात, जैसे x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, इन दोनों की घात देखो, तुलना करो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर इसे बोला जाएगा क्या? क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, मेरे साथियों? इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, इसी प्रकार वाई स्क्वायर, यहाँ पर y की घात 1 है, तो इसी प्रकार ये y के पदों में द्विघात बहुपद है, ये x के पदों में द्विघात बहुपद है, ये x के पदों में द्विघात बहुपद है। जरूरी नहीं है कि आपको 2x दे रखी हो, आपको इस तरीके भी दिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पर 3-2x² है, तो ये भी एक चर में बहुपद, द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार ये भी है z² - 4। आप इससे अलग भी और भी बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। एटीसी का मतलब अनलिमिटेड होता है, बना सकते हो। ठीक है, आगे देखो, मैंने बोल दिया त्रिघात बहुपद। देखो ये ध्यान से समझना, मैंने पहले आपको रैखिक समझाया है, फिर द्विघात समझाया, फिर त्रिघात समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी एक चर की अधिकतम घात, यानी आपको कोई सा भी चर लेना है, एक्स वाई, ठीक है, जेड पी क्यू आर, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक,
अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, x की पावर कितनी है, 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। अब इनकी घात अगर देखी जाए तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, 3 है। कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 है, इसकी 1 है, तो अधिकतम घात को पकड़ते हैं भाई हम। अगर आपको 3 दे रखे तो ये त्रिघात या बहुपद है, यानी एक चर में है, देखो x x x, तो एक चर में त्रिघात बहुपद है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, आगे ये है तुम्हारा 2y³ प्लस के 3y माइनस के 4। इसी प्रकार y पद में त्रिघात है, z पद में त्रिघात है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आगे सुनो, ये आपका n घात बहुपद। अब यहाँ पर मैंने n घात बहुपद क्यों लिखा है, इसका रीजन समझो। इसका रीजन ये है कि आप कितने बहुपद लिखते चले जाओगे। देखो आपकी किताब में जो दे रखे हैं, आपकी किताब में अधिकतम त्रिघात वाले बहुपद दे रखे हैं। ठीक है, त्रिघात वाले समीकरण भी आगे आपको एक्सरसाइजों में मिलेंगे। आगे जब चैप्टर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ोगे आगे जाके, उसमें भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो n की घात बहुपद है, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप रैखिक बोल रहे हो, द्विघात बोल रहे हो, त्रिघात बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर जितनी घात लगाओगे, चर पद की जितनी घात लगाओगे वो उसी घात का ही बहुपद बन जाता है। मैंने क्या बोला, n बराबर का मतलब होगा, अगर n बराबर तुम 3 ले रहे हो तो इसका मतलब वो त्रिघात बहुपद बन जाएगा। अगर तुम n बराबर 2 ले रहे हो तो वो द्विघात बहुपद बन जाएगा। मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप समझे हो भाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है किसी एक चर में अधिकतम घात यानी अधिक से अधिक घात n हो, n का मतलब कोई सा नेचुरल नंबर हो आपका, तो n हो तो उसे n घात बहुपद कहते हैं। n घात वाला ही बहुपद कहेंगे। जैसे मान लो n बराबर अगर मैं 4 ले लूँ तो वो 4 घात वाला बहुपद बन जाएगा। इसी प्रकार मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, x की पावर n 2x प्लस 3, 2z की पावर n माइनस 3, 2pn यानी 2p की पावर n है, और np, n का मतलब यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर। इसी तरीके से तुम बहुपद बनाते चले जाओगे। n यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, तो तुम यहाँ पर बोलोगे 1 2 3 4 n बराबर ले सकते हो, तो तुम उसी प्रकार से बहुपद बना सकते हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और इससे आगे और इसका भी बेसिक है, मैं और आगे आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है इस पर बोर्ड पर। आज आपको सारी बातें बताएंगे। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक का मतलब क्या होता है, ये सारी चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए महोदय, तो ये कह रहा, सुनो भाई, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो देखो शून्यांक, पहली बात तो ये शून्यांक होता क्या है। जब हम शून्यांक निकालते हैं तब कैसी कंडीशन होनी चाहिए। शून्यांक का मतलब आपको जो बहुपद दे रखा है उसका मान शून्य हो जाए। शून्यांक आपको नाम से मालूम पड़ रहा है शून्यांक, कि आपके जो बहुपद दे रखा है तुम्हें, उसका तुम्हें क्या होना चाहिए, शून्य कर दे, उसका मान शून्य कर दे, वो शून्यांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो आपको यहाँ पर शून्यांक बताने हैं। शून्यांक किस तरीके से तुम निकालते हो, और उसकी सहायता से तुम अल्फा प्लस बीटा जैसे दे रखा है मैंने, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इनका जब हम पद आपसे वैल्यू पूछेगा a b c की, जब सवाल करेंगे जब एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर समझ लो अच्छे से। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। तो यहाँ पर मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या लिखा है, माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो गुणांक होता क्या है, जैसे मैंने बोल दिया x² का गुणांक कितना है a, x का गुणांक कितना है b। इस तरीके से यहाँ पर गुणांक क्या होता है, जो जिसके साथ लिखी जाती संख्या, जैसे चर पद के साथ कोई संख्या
लिखी जा रही है तो आप उसे गुणांक ही बोलोगे। अब यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा बेटा, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, माइनस एक्स, तो एक्स का गुणांक कितना है बी, तो बी अगर यहाँ पर रखूंगा तो माइनस के बी अपॉन ए, ये तुम्हारा शून्यांकों का योग हो जाता है माइनस के बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार ये इसे देखो, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझो अचर पद, यहाँ पर देखो कोई डिजिट संख्या दे रखी होती है 2 3 4 5 इस तरीके से, उसे अचर पद बोलते हैं। वो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होते हैं आपके शून्यांकों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह त्रिघात बहुपद, क्या दे रखो है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो। अब देखो अल्फा बीटा गामा किस तरीके से आए, देखो यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है 3। तो ध्यान रखना जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं, इस बात को याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पर समझो मैंने लिखा है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बी, कितना है बी, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए, तो यहाँ पर माइनस के बी अपॉन ए आएगा, ठीक। अब आगे समझो, मूलों का गुणनफल तुम्हें याद करना है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आप लिखोगे माइनस के अचरपद बटे एक्स क्यू का गुणांक, माइनस अचरपद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अचरपद का मतलब डी यहाँ पर क्या है तुम्हारा अचरपद है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे माइनस के डी अपॉन ए, क्या रखोगे डी अपॉन ए, और ये तुम जान ही रहे हो किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है, तो तुम यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक ही रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर निकलेगा तुम्हारा माइनस के डी अपॉन ए, ठीक। आगे समझो, दो मूलों का गुणनफल का योग, दो मूल हैं और उनका तुम्हें गुणा करना है, इसी तरीके से तुम्हें आगे सीरीज बढ़ानी है, तो आपका जो योगफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, आगे समझो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। आपने सीरीज से देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो आपने क्या बना दिया जी सीरीज बना दी। तो यहाँ पर इन दोनों तीनों का योग करोगे तो कितना होगा, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब जैसे मान लो एक्स है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है सी है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया सी ले लिया। ऐसे इसी प्रकार एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो मैंने यहाँ पर ए रख लिया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये शून्यांक निकालने का फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, तो आप कतई संदेह ना करें चीज़ों पर और ध्यान दें और अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलें, रिवाइज करते चलें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर आप सीख सकते हो। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, और इस छोटी सी क्लास में आपको मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा, आपको कराऊँगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को बेहतर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।